फ्लैश की वो कौन सी मूवी थी जो अर्ली 2000s के जमाने में नहीं बन पाई थी, और इस मूवी के अंदर आखिर कौन सा हॉलीवुड एक्टर फ्लैश का रोल प्ले करने वाला था, क्यों इस मूवी के अंदर एक्चुअली साइबॉर्ग और सुपरमैन का रोल कैंसिल किया गया, और इस मूवी के अंदर और कौन कौन से कैमियोज थे जिन्हें एक्चुअली प्लान किया गया था, और आखिर इस मूवी का एंडिंग पहले क्या होने वाला था और वो किस तरह से नए डीसी सिनेमैटिक यूनिवर्स को शेप करती। एक बेहतरीन और मैसिव सुपर हीरो एंटरटेनर होने के बावजूद भी द फ्लैश काफी बड़ी फ्लॉप साबित हुई है, जो मेरे हिसाब से शायद ये मूवी उतना डिजर्व करती नहीं थी। बट क्या करें, इस मूवी के पीछे कुछ बिहाइंड द सीन ऐसी किस्से और कहानियां हैं जिसने इस मूवी को वो बनाया जो ये आज है, और आज की इस वीडियो में हम इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। तो फिर देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब फ्लैश को एज अ डीसी सुपर हीरो तो बहुत लोग जानते होंगे, पर चलिए जानते हैं कि आखिर उसकी शुरुआत हुई कैसे। उसकी शुरुआत डीसी कॉमिक्स से पहले ऑल अमेरिकन पब्लिकेशंस में फ्लैश कॉमिक्स के इशू नंबर 1 में हुई थी, जो 1940 में पब्लिश हुई थी, जहां पर इसे एक्चुअली क्रिएट किया था गार्डनर फॉक्स और हैरी लैम्पर्ट ने। और यहाँ पर एक्चुअली बैरी एलन नहीं बल्कि जे गैरेक का वर्जन एक्चुअली पहला फ्लैश था। लेकिन जब ऑल अमेरिकन पब्लिकेशन नेशनल कॉमिक्स के रूप में रीब्रांड किया गया, तब यहाँ पर इस पूरे के पूरे कैरेक्टर को एक्चुअली रीब्रांड किया गया और यहाँ पर एक्चुअली बैरी एलन नाम के कैरेक्टर को फ्लैश बनाया गया। इसके साथ ही साथ शायद बैरी एलन एक्चुअली पहला कैरेक्टर हो सकता है जिसने एक्चुअली कॉमिक बुक के अंदर मल्टीवर्स ट्रैवल किया हो, जहां पर 1961 के फ्लैश के इशू नंबर 123, जिसे द फ्लैश ऑफ टू वर्ल्ड्स भी कहा जाता है, इसके अंदर हमें बैरी एलन और जे गैरेक के फ्लैश का क्रॉसओवर दिखाया गया था। लेकिन 2023 की फ्लैश मूवी पहली फ्लैश मूवी है जिसे रिलीज किया गया है। बट क्या आपको मालूम है कि इससे पहले भी फ्लैश की मूवी का प्लान किया गया था, जिसमें सबसे पहले 1980s के जमाने में ही वार्नर ब्रोस ने कॉमिक बुक राइटर जोसेफ लेब को फ्लैश की एक मूवी लिखने के लिए हायर किया था, जहां पर बाद में 2005 में बैटमैन बिगिंस की सक्सेस के बाद इस मूवी के स्क्रीन राइटर डेविड एस गॉयर को इस मूवी को लिखने के लिए हायर किया गया, जहां पर एक्चुअली डेविड एस गॉयर इस मूवी के लिए रायन रेनॉल्ड्स को एज वॉली वेस्ट कास्ट करना चाहते थे, जहां पर वो उनसे 2004 की ब्लेड ट्रिनिटी में काम करने के दौरान मिले थे। और यहाँ पर हमें इस मूवी के अंदर बैरी एलन एक सपोर्टिंग रोल के अंदर देखने को मिलता, और ये मूवी एक्चुअली कुछ सैम राइमी के स्पाइडरमैन ट्रिलॉजी के टोन पर बेस्ड होती। लेकिन वार्नर ब्रोस ठहरा वार्नर ब्रोस और उसने इनिशियली इस चीज पर मूवी नहीं बनाई। और जैसा कि यहाँ पर फाइनली एंडी मशेटी को एज अ डायरेक्टर और क्रिस्टिना हडसन को एज अ राइटर हायर किया गया था, ये मूवी एक्चुअली कई सारी क्रिएटिव प्रोसेस के थ्रू होकर गुजरी थी, जहाँ पर सबसे पहले एक्वामैन के डायरेक्टर जेम्स वॉन को इस मूवी को डायरेक्ट करने के लिए हायर किया जा रहा था, बट उस समय उन्होंने एक्वामैन की फ्रेंचाइजी को चुनना पसंद किया। फाइनली यहाँ पर इस मूवी को लिखने के लिए फिल लॉर्ड और क्रिस्टोफर मिलर को हायर किया गया था, जिन्होंने एक्चुअली स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स और इनटू द स्पाइडरवर्स भी लिखी है। लेकिन 2018 में सोलो स्टार वॉर्स मूवी को डायरेक्ट करने के चलते उन्होंने इसे छोड़ दिया। फाइनली इन्हीं की कहानी पर यहाँ पर डायरेक्टर सेथ ग्राहम स्मिथ को हायर किया गया, बट 2018 तक क्रिएटिव डिफरेंसेस के चलते इन्होंने भी इस मूवी से अपना साथ छुड़ा लिया। फाइनली यहाँ पर रिक फामुयिया को भी इस मूवी के लिए कंसीडर किया गया था, जो एक्चुअली इस मूवी को यंग ऑडियंस के लिए बनाना चाहते थे, बट वो विजन वार्नर ब्रोस के हिसाब से ज्यादा अच्छे से बैठ नहीं रहा था। फाइनली दूसरे डायरेक्टर्स जैसे कि रॉबर्ट ज़ेमेकिस और मैथ्यू वॉन को भी इस मूवी के लिए अप्रोच किया गया, बट वो भी इस मूवी के लिए टाइम नहीं दे पाए। इसके साथ साथ बहुत सारे राइटर्स और डायरेक्टर्स को चेंज करने के बाद फाइनली वार्नर ब्रोस जनवरी 2020 में इट मूवीज के डायरेक्टर एंडी मशेटी को फाइनलाइज करता है, जहां पर कहानी में उनका साथ क्रिस्टिना हडसन ने दिया। भले ही रिक फामुयिवा ने इस मूवी को डायरेक्ट नहीं किया था, बट इस मूवी के अंदर आयरिश वेस्ट के कैरेक्टर के लिए कियर्सी क्लेमोंस को उन्होंने ही कास्ट किया था, जिसके साथ उन्होंने 2015 की डोप में भी काम किया था। बाय द वे, इनसे पहले लूसी बॉयंटन और ब्रिटिश सिंगर रीटा ओरा को भी इस रोल के लिए कास्ट किया जा रहा था, बट जुलाई 2016 में कियर्सी क्लेमोंस को इस रोल के लिए कास्ट किया गया। फ्लैश पॉइंट की कहानी के अंदर एक्चुअली साइबॉर्ग का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है, जो अनफॉर्चुनेटली इस मूवी के अंदर नहीं दिखाया गया। उसके बदले यहाँ पर एक यंग बैरी के वर्जन को उससे रिप्लेस किया गया है। बट क्या आपको मालूम है कि मूवी के इनिशियल प्रोडक्शन के दौरान यहाँ पर हमें रे फिशर का साइबॉर्ग भी दिखने वाला था, बट यहाँ पर बिहाइंड द सीन बहुत सारे ऐसे इश्यूज हुए जिसके कारण यहाँ पर रे फिशर के साइबॉर्ग को इंक्लूड नहीं किया गया, जहाँ पर बेसिकली
एंडी मशेटी के साथ यहाँ पर रे फिशर की इस मूवी के अंदर 2 हफ्ते के एक शूट को प्लान किया गया था, जहाँ पर ये बेसिकली एक कैमियो होने वाला था। बट यहाँ पर रे फिशर के पेमेंट के साथ इश्यूज देखने को मिले। बाद में फाइनली जनवरी 2021 में रे फिशर ने इस मूवी में काम करने से मना कर दिया, क्योंकि उनके हिसाब से इस मूवी के अंदर वॉल्टर हमादा की इन्वॉल्वमेंट थी, जिन्होंने उनके लगाए हुए जॉश व्हेडन के एलिगेशंस को अच्छे से हैंडल नहीं किया था, जिसे उन्होंने साल 2017 के जस्टिस लीग मूवी के फिल्मिंग के दौरान की थी। लेकिन इसके अलावा भी इस मूवी के अंदर और भी बहुत सारे कैमियोज थे जिन्हें एक्चुअली कैंसिल किया गया था। फॉर एग्जांपल 1970s की लिंडा कार्टर की वंडर वुमन वाला कैमियो, जो शायद हमें क्लाइमैक्स के उसी मल्टीवर्सल मोन्टाज के अंदर देखने को मिलता। साथ ही साथ हमें यहाँ पर 1978 के सुपरमैन का मार्लोन ब्रांडो का जोरायल देखने को मिलता। इसके अलावा एडम वेस्ट के बैटमैन का, सीजर रोमेरो के जोकर और बर्गस मेरेडेथ का पेंगुइन देखने को मिलता। साथ ही साथ हमें यहाँ पर ग्रांट ग्रस्टिन की फ्लैश के दिखने के भी प्लान को रिवील किया गया था, बट एंडी मशेटी के हिसाब से यहाँ पर उनके लिए इस मूवी के अंदर जगह ही नहीं बची थी। साथ ही साथ इस मूवी के अंदर जैसा कि हमें गैल गैडोट की वंडर वुमन देखने को मिली थी, यहाँ पर हमें क्लाइमैक्स के कोर्ट रूम वाले सीन के अंदर सुपरमैन के क्लार्क कैंट वाला भी सीन देखने को मिलने वाला था, जिसमें सुपरमैन साशा कैली के सुपर गर्ल के साथ भी दिखता। बट जेम्स गन के फैसले को देखते हुए यहाँ पर इस पूरे के पूरे सीन को ही स्क्रैप कर दिया गया और इसे चेंज कर दिया गया। एज़रा मिलर ने वैसे तो इस मूवी के अंदर 2 कैरेक्टर्स को प्ले किया था, बट इन दोनों को एक साथ दिखाना जितना चैलेंजिंग साउंड करता है, ये उससे कहीं ज्यादा चैलेंजिंग था। और एक्चुअली यहाँ पर एडवेड नाम के इंग्लिश एक्टर को एज अ बॉडी डबल हायर किया गया था, जो एज़रा मिलर की फिजिक के हिसाब से ही थे। साथ ही साथ इस कैरेक्टर को मेन बैरी के हिसाब से थोड़ा लीन भी दिखना था, जिसके कारण यहाँ पर कई सीन्स के अंदर यहाँ पर एडवेड की बॉडी पर ही एज़रा मिलर की फेस को सुपर इम्पोज किया गया था, जिसके लिए यहाँ पर अलग से फेशियल फोटोग्राफी यानी फेस की फिल्मिंग एज़रा मिलर को देनी पड़ती थी। वहीं पर बात करें इस मूवी के विजुअल इफेक्ट्स की, तो इस मूवी का विजुअल इफेक्ट्स फैंस के लिए काफी ज्यादा हिट एंड मिस साबित हुआ था, जहां पर इस मूवी के बिहाइंड द सीन डीनैग, स्केल लाइन वीएफएक्स और वेटा एफएक्स जैसे विजुअल इफेक्ट्स कंपनी शामिल थीं, जहां पर एक्चुअली मूवी के अंदर तकरीबन 2500 विजुअल इफेक्ट शॉट्स थे और इस मूवी का टोटल रन टाइम तकरीबन 4 घंटे का हो रहा था, जिसके कारण इस मूवी के विजुअल इफेक्ट आर्टिस्ट जैक मुलिगन ने इस बात को समझाया कि इस मूवी का डेडलाइन काफी कड़ा था और यहाँ पर कई सारे विजुअल इफेक्ट आर्टिस्ट को ओवर टाइम भी करना पड़ा था। बट मूवी के लास्ट टाइम तक अनसर्टेनिटी के कारण कई चीजों को काफी ज्यादा रश किया गया और शायद मूवी की सीजीआई को उतनी अच्छी डेवलपमेंट की टाइम नहीं मिल पाई जितने की उसे जरूरत थी। एंड ऑफ कोर्स इस मूवी के पीछे छुपा हुआ वो कांड आप कैसे भूल सकते हैं, जिसने कई सारे फैंस के लिए हमारा एज़रा मिलर की तरफ पर्सपेक्टिव काफी ज्यादा चेंज कर दिया। एंड ऑफ कोर्स अगर मैं यहाँ पर इस चीज पर डिटेल में जाने लगा तो शायद मुझे एज़रा मिलर के कांड पर ही एक स्पेशल वीडियो बनानी पड़ जाएगी। बस यूं ही समझ लीजिए कि उन पर चाइल्ड ग्रूमिंग, बर्गलरी यानी चोरी और फैंस के साथ मिसबिहेव करने का आरोप रिकॉर्ड किया गया था। एंड डेफिनेटली ये मूवी के लिए काफी ज्यादा नेगेटिव पीआर था, जिसके कारण डीसी की पेरेंट कंपनी वार्नर ब्रोस डिस्कवरी ने इस मूवी के लिए इनिशियल कुछ कंसिडरेशंस रखी थी, जहां पर तो एक था कि कंट्रोवर्सी को अवॉइड करने के चक्कर में इस मूवी को डिले कर दिया जाए, या दूसरा एज़रा मिलर को एक प्रोफेशनल हेल्प दी जाए और उनके बिहेवियर को एक इंटरव्यू में लिमिटेड प्रेस के साथ एक्सप्लेन किया जाए। और अगर ऐसा नहीं हो पाता तो एज़रा मिलर को रिप्लेस करके उनकी जगह किसी और को लाया जाए या पूरी की पूरी मूवी को ही कैंसिल कर दिया जाए। बट जैसा कि इस मूवी के लगभग हर सीन के अंदर या उनका काउंटर पार्ट बैरी भी मौजूद थे, इस मूवी की फिल्मिंग की कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हुए ऐसा करना लगभग ना के बराबर था। फाइनली एज़रा मिलर ने पब्लिक अपॉलजी और अपनी मेंटल हेल्थ को लेकर प्रोफेशनल हेल्प लेने का वादा किया, जिसके कारण इस मूवी को कैंसिल होने से बचाया जा पाया और लगभग 2 साल बाद अपनी मूवी के रिलीज के साथ यहाँ पर एज़रा मिलर अपनी मूवी के प्रीमियर में देखने को मिले। वहीं पर अगर बात करें इस मूवी के प्रमोशन की, तो इस मूवी को एक्चुअली एज एन एनएफटी ब्लॉकचेन पर डिजिटल रिलीज के सेम डे ही रिलीज किया गया था, जो इसे पहली नई मूवी बनाती है जिसे एक्चुअली ब्लॉकचेन पर रिलीज किया गया हो। और जब बात रिलीज की हो रही है तो इसकी अनऑफिशियल लीक भी हमें देखने को मिली थी, जहां पर 26 जून 2023 को इस मूवी की एक कैमरा रिकॉर्डिंग ट्विटर पर इलीगली पोस्ट की गई थी, जो 1.7 मिलियन यूजर्स के सामने लीक हुई, जहां पर ये 8 घंटे तक लोगों के सामने थी। और ये चीज पॉसिबल हो पाई थी ट्विटर ब्लू के चलते, जहां पर एक्चुअली आप 1 घंटे तक की वीडियो अपलोड कर सकते हैं।
वहीं पर अगर बात करें स्पेसिफिकली इस मूवी के एंडिंग के बारे में, तो इस मूवी के एंडिंग को काफी ज्यादा चेंज किया गया है। और जैसा कि इस मूवी के एंडिंग में हमें अब जॉर्ज क्लूनी एज नए बैटमैन दिखाए गए थे, इनिशियली सेट फुटेज के हिसाब से प्लान तो यही था कि यहाँ पर माइकल कीटन के ही बैटमैन को नए डीसी सिनेमैटिक यूनिवर्स का नया बैटमैन बनाया जाएगा, जहाँ पर ओरिजिनली इस मूवी के अंदर सासा कैली की सुपरगर्ल, हेनरी कैविल का सुपरमैन और गैल गैडोट की वंडर वुमन भी हमें लास्ट के कोर्ट रूम वाले सीन के अंदर देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर बेन एफ्लेक के बैटमैन का पत्ता हमेशा के लिए साफ कर दिया जाता। साथ ही साथ ये मूवी एक्चुअली आने वाली बैटगर्ल मूवी को भी सेटअप कर रही थी, जिसे एक्चुअली HBO मैक्स के लिए प्लान किया जा रहा था। बट डिस्पाइट इस मूवी के पूरे प्रोडक्शन के कंप्लीट होने के, इस $90 मिलियन की मूवी को पूरी तरह से कैंसिल कर दिया गया और फिलहाल यहाँ पर जॉर्ज क्लूनी को एज अ न्यू बैटमैन दिखाया गया है। बाय द वे, ओरिजिनल आइडिया के हिसाब से ये मूवी एक्चुअली क्राइसिस ऑफ द इन्फिनिट अर्थ की तरफ बढ़ रही थी, बट यहाँ पर जेम्स गन के नए आइडिया के बाद अब इस पूरे के पूरे डीसी सिनेमैटिक यूनिवर्स को रिबूट किया गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए इस मूवी की क्रिटिकल और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की, तो कम से कम मेरे हिसाब से तो क्रिटिकली ये मूवी काफी अच्छी साबित रही है। बट लोगों के हिसाब से इस मूवी के ह्यूमर, परफॉर्मेंस और एक्शन सीक्वेंसेस की काफी ज्यादा तारीफ की गई। बट इस मूवी के थर्ड एक्ट के विजुअल इफेक्ट्स को लोगों ने उतना पसंद नहीं किया और ऑन द एवरेज इस मूवी को ऑडियंस की तरफ से 64% का ऑडियंस स्कोर मिला है, जिसे आप मिक्स्ड और एवरेज की कैटेगरी में तो रख ही सकते हैं। बट सबसे बड़ा पंगा हुआ इस मूवी की कलेक्शन के साथ, जहां पर 200 से $220 मिलियन के बजट के बावजूद इस मूवी ने सिर्फ और सिर्फ $268 मिलियन कमाए हैं। और अपेरेंटली इस मूवी का टोटल मार्जिन 2011 के ग्रीन लैंटर्न मूवी से भी कम है। फाइनली अगर बात की जाए इस मूवी के फ्यूचर के बारे में, तो इस मूवी का फ्यूचर यानी सीक्वल अक्टूबर 2022 में ही लिख दिया गया था, जिसे डेविड लेस्ली जॉनसन मैकगोल्ड्रिक ने ही लिखा था, जिसके अंदर एक्चुअली माइकल कीटन का बैटमैन और सुपर गर्ल भी दिखते हैं। बट एजरा मिलर की बिहाइंड द सीन कंट्रोवर्सीज के चलते वार्नर ब्रोस काफी ज्यादा कंसर्न था, जिसके कारण वो इस बात को लेकर श्योर नहीं थे कि यहाँ पर एजरा मिलर ही इस रोल को कंटिन्यू करेंगे। बाद में 2023 की ट्रीटमेंट के बाद जेम्स गन और पीटर साफरान ने एजरा मिलर को इस रोल को आगे लेकर चलने की हरी झंडी दे दी है, जहाँ पर उनके हिसाब से एजरा मिलर जितना बेहतरीन फ्लैश / बैरी एलन उन्हें मिलना काफी ज्यादा मुश्किल है। बट फिलहाल अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। सो गाइज, ये थी द फ्लैश की 15 फैक्ट की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आप इस मूवी के बारे में एक्चुअली और क्या क्या जानते हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपको जल्दी ही एक नए वीडियो में देखने को मिलूंगा, तब तक आप हमारी इन वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।